नमस्कार, स्वराज डिजिटल की 24 की चौसर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील शर्मा। मध्य प्रदेश में चौथे चरण के साथ ही सभी 29 सीटों पर चुनाव प्रचार संपन्न हो चुका है और मध्य प्रदेश के अब सभी कद्दावर नेता अन्य राज्यों में चुनाव की प्रचार में लगा दिए गए हैं। भाजपा इस थीम पर कार्य करती है कि हर कार्यकर्ता को काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता। तो मध्य प्रदेश के भी उन तमाम बड़े नेताओं को जो अन्य राज्यों में भाजपा के लिए चुनावी चेहरे के रूप में लाभकारी हो सकते हैं, उनको चुनाव ड्यूटी पर लगाया गया है। हम उन नेताओं के बारे में चर्चा करेंगे जो मध्य प्रदेश से बाहर अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार पर जा रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए शामिल रहेंगे अजय त्रिपाठी जी, स्वराज एक्सप्रेस के स्टेट एडिटर्स। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने हर बार देखा है कि जब भी मध्य प्रदेश के नेताओं को चुनाव प्रचार जब यहाँ पे खत्म हो जाता है तो उनकी ड्यूटी बाहर लगाई जाती है। तो ये क्या मध्य प्रदेश के नेताओं का कद है या इसके पीछे जाति समीकरण भी काम करता है, या मध्य प्रदेश चूंकि भाजपा का आदर्श राज्य समझा जाता है, यहाँ का संगठन बहुत मजबूत है और यहाँ के नेता भी जो है उस शैली के हैं, उसका उपयोग बीजेपी अन्य राज्यों में करती है? देखिए, आपकी सारी बातें सही है। देखिए, बहुत सारी, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का जो मध्य प्रदेश का संगठन है वो आदर्श संगठन है और बहुत ही परिपक्व संगठन है। पिछले 2 दशक से सत्तारूढ़ पार्टी है मध्य प्रदेश में बीजेपी, तो उसका असर तो पड़ता है। और तमाम जो देखिए जो कद्दावर नेता यहाँ के जितने हैं वो उन्होंने बड़े निचले स्तर से काम किया, उस स्तर तक पहुँचे। और निश्चित रूप से दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी का जाति समीकरण देखते हुए बड़े नेता को बुलाया जाता है ताकि वो वहाँ पर जाति समीकरण को प्रभावित कर सके। तो मुझे लग रहा है कि इस बार भी ऐसे ही हो रहा है। जैसे कि आप समझिए कि बी.डी. शर्मा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको सिर्फ इसलिए लगाया जा रहा है वहाँ पर कि उनकी मेहनत के बारे में, उनके अथक परिश्रम के बारे में, उनकी स्ट्रेटजी के बारे में सब जानते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता से और धीरे धीरे उठते हुए और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, वो भी सफल प्रदेश अध्यक्ष, जिनके बारे में खुद केंद्रीय नेतृत्व कहने लगा है कि वो शुभंकर है बीजेपी के लिए, उस व्यक्ति को, इसलिए उसको यूज़ किया जा रहा है। इसलिए बी.डी. शर्मा की ड्यूटी बहुत जगह लगाई गई। बी.डी. शर्मा का अपना प्रेजेंटेशन होता है और चूंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता युवा मोर्चा, तमाम जगह उन्होंने काम किया है, तो उनकी अपने जो युवाओं की पीढ़ी है वो एक नए व्यक्ति के साथ, नए किरदार के साथ काम करने में बढ़िया करती है, इसलिए उनको लगाया गया है। दूसरा, अपन बात करें मोहन यादव की। मोहन यादव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसके अलावा चूँकि वो उत्तर प्रदेश के उन इलाकों में, चाहे वो महोबा का इलाका हो, चरखरी का इलाका हो, चाहे आप सुल्तानपुर हो, फैजाबाद, जहाँ भी यादव वोट बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर मैंने देखा है, जो अभी आपने बताया उसके मुताबिक कि उनकी ड्यूटी वहाँ लगाई गई। तो ये जातीय समीकरणों को भी साधने की कोशिश कर रही है। पर यह तय है कि दूसरे के अखाड़े में दांव खेलना, मध्य प्रदेश के चाहे बी.डी. शर्मा हो, चाहे मोहन यादव जी हों या बाकी अन्य नेता हों, शिवराज सिंह चौहान जी हों, अपने अखाड़े में दांव खेलना और दूसरे अखाड़े में पहुंच के दांव खेलना, दोनों में अंतर तो होता है। लेकिन अगर दूसरे अखाड़े में पार्टी आपको दांव खेलने को कह रही है तो मतलब पार्टी आप पे भरोसा कर रही है। बिल्कुल ठीक है अजय जी, आपने नाम भी ले दिया, मैं उन्हीं नामों पे चर्चा करना चाहूँगा। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उस समय तक लोकसभा के चुनाव को लेकर किसी तरीके की वैसी सुगबुगाहट नहीं थी, लेकिन मध्य प्रदेश में एक यादव समाज के मुख्यमंत्री चुना गया और उनका भरपूर उपयोग बीजेपी यूपी में भी कर रही है और बिहार में भी कर रही है। और ये भी सबको मालूम है कि जिस तरीके का गठबंधन यूपी में हुआ है कांग्रेस और सपा के बीच में, तो ये माना जा रहा है कि MY समीकरण फिर से जो है एक्टिव है और उस MY समीकरण की काट के लिए ही शायद मोहन यादव एक बहुत बड़े तुरुप का इक्का वहां पर साबित होंगे। आपको क्या लगता है यूपी बिहार के इस उसमें MY के समीकरण में कितना जो है भेद पाएंगे मोहन यादव? देखिए, जो बीजेपी की रणनीति, जितना बीजेपी को मैं समझता हूँ उसके मुताबिक बीजेपी ने MY का जो फैक्टर वहाँ पर उसको MY से तोड़ा है। वहाँ MY का फैक्टर था अभी तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का मुस्लिम और यादव वोट, उसको बीजेपी ने मोहन यादव, वो भी MY फैक्टर है, मोहन यादव फैक्टर से तोड़ा है। कि मोहन यादव फैक्टर अभी एक ऐसा फैक्टर है जिसके बारे में, चूँकि वो नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनके बारे में निगेटिविटी बिल्कुल नहीं आई अभी तक। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब सत्तारूढ़ हो जाता है तो 50 बातें उसके पॉजिटिव होती है, 50 बातें उसके नेगेटिव होती है, चाहे कितना बड़ा कद्दावर नेता हो, ज्योति बसु से लेकर नवीन पटनायक तक या जितने बड़े नेता हैं वो तक के खिलाफ कुछ ना कुछ माहौल बन जाता है। लेकिन मोहन यादव चूँकि नए नेता हैं, मध्य प्रदेश में नए उभरते नेता हैं और अभी नए मुख्यमंत्री बने, तो उनको यूज कर रही है बीजेपी। तो स्वाभाविक रूप से जब वो रिश्ता, अच्छा मोहन यादव ने भी अपने आप को ढाला है, आप देखिए वो जहाँ जाते हैं तो रिश्तों की बात करते हैं, वो रिश्ता निकाल लेते हैं। और सुल्तानपुर में गए तो कि मेरी ससुराल है, बाकी जगह जाते तो अपना भाईचारा निकाल लेते। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आप ध्यान दिया हो कि मोहन यादव समाज को जोड़ने के साथ अपनी समाज को, जातीयता को लेकर एक नई कहानी कह रहे हैं। वो है कि जो बीजेपी का अपना टारगेट अभी खुल्लम खुल्ला नहीं हुआ, वो है
मथुरा जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा को लेकर के, और मोहन यादव उस मुद्दे को धीरे 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 हवा दे रहे हैं यादवों के बीच में। ये बीजेपी के लिए बहुत भरोसेमंद साबित हो सकता है। ये बड़ा तुरुप का इक्का जो है वो तुरुप का इक्का एक नई चाल चल रहे हैं, और वो चाल बीजेपी के लिए मुझे लग रहा है कि फायदेमंद होगी, इसलिए उनको कहीं अभी तक टोका नहीं गया है, वो लगातार उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। मैं इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा अजय जी, कि जिस तरह देखिए हमारा यूपी में स्वराज एक्सप्रेस का यूपी में भी अपना नेटवर्क है, सारे सभी जिलों में स्ट्रिंगर्स भी है, और मीडिया में भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मोहन यादव जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर न केवल भीड़ जुट रही है बल्कि उनके भाषणों को भी जो है बहुत सुना जा रहा है और समझा जा रहा है। तो ये जो फैक्टर जो है, चूँकि बीजेपी पहले ऐसा लग रहा था कि ये 2023 के चुनाव के बाद जिस तरीके के मुख्यमंत्री बदला गया था, नए चेहरे पर विश्वास जताया गया था, उस विश्वास पर मुझे लग रहा है कि जब जब ये यूपी जा रहे हैं या बिहार जा रहे हैं तो अपने जातीय समीकरण तो फिट कर ही रहे हैं, अन्य वर्गों में भी उनकी लोकप्रियता का पैमाना आप देख रहे हैं, जिस तरीके की भीड़ जुट रही है। तो क्या मोहन यादव वास्तव में एक बड़ा वहाँ पर जो है कमाल कर पाएंगे? नहीं, देखिए मैंने आपसे जो बात कही कि मुख्य मुद्दा आप देखिए उसको पूरा एनालिसिस करिए तो समझ में आ रहा है कि जाति समीकरण जिस वजह से उनको भेजा जा रहा है, उसके अलावा एक बड़े स्टेट का सीएम, सक्सेसफुल सरकार का सीएम, ये सारी बातों के अलावा जो बीजेपी का अपना टारगेट है, राम मंदिर मुद्दे के बाद मथुरा की जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, उस मुद्दे को धीरे धीरे वो हवा दे रहे हैं, जो बीजेपी के लिए आने वाले कई सालों बाद वो बड़ा इशू बनना है। ये हिंदुस्तान की राजनीति का बड़ा विषय बनने वाला, आप वो समझिए। वो एमपी के हैं, एमपी में धार भोजशाला में जांच चल रही है, ऐसे सर्वे हो रहा है, कोर्ट क्या देखिए, लेकिन मोहन यादव उसकी बात नहीं करते वहाँ। मोहन यादव उज्जैन महाकाल के हैं, महाकाल को पढ़िए। शिवराज सिंह चौहान आज भी महाकाल की बात करते हैं, हमने महाकाल को कैसा कर दिया, महाकाल में वो कर दिया, कॉरिडोर बन गया, सब कुछ। लेकिन आप देखिए कि मोहन यादव जी कृष्ण जन्मभूमि की बात करते हैं और यादवों के बीच में कर रहे हैं, और यादव समाज या बाकी उनसे जो उप समाज उनके तमाम उनसे जुड़े हुए, और विशेषकर उत्तर प्रदेश में, चूँकि मथुरा उत्तर प्रदेश में आता है, वहाँ जाकर इस तरह की बात करना, इसका तय है कि एक बीजेपी का अपना जो टारगेट है, जो एजेंडा है, जो ट्रैक है, उस पर मोहन यादव की गाड़ी चल रही है, और ये बीजेपी उसको सक्सेसफुली आगे ले जा रही है। बिल्कुल ठीक अजय जी। MY वर्सेस MY की हमने चर्चा की, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा 2000, इसलिए मैं एक बार इसलिए मोहन यादव के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि वो बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं है जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो बीजेपी की स्ट्रेटजी है, बीजेपी की रणनीति है, वो बिल्कुल सही है। और संघ के स्वयंसेवक रहे हैं और बहुत विभागों में जिला प्रचारक रहे हैं, विभाग प्रचारक रहे हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं और समझते हैं, सामाजिक सोच को भी संघ के अनुशासित स्वयंसेवक भी हैं, संघ भी उन पर उतना ही विश्वास करता है, ये बात। तो मैं बात कर रहा था VD शर्मा की, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने 2020 में, शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वो सुशोभित हुए, और लगातार जीत, चाहे उपचुनाव रहे हों सिंधिया के आने के बाद, या लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, उपचुनाव जो है, तो वो सब में उन्होंने जीत दर्ज की। और 2023 के विधानसभा चुनाव में तो अभूतपूर्व इतिहास रच दिया, जिसकी उल्लेख स्वयं प्रधानमंत्री ने दमोह की सभा में कहा था। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि VD शर्मा नेता के साथ साथ एक कुशल संगठक हैं, उनकी नेतृत्व क्षमता या उनकी संगठन क्षमता के कायल पूरे भाजपा के लोग हैं, और इसकी वो लगातार तारीफ भी उनकी होती रही है। तो ये विष्णुदत्त शर्मा जी जब यूपी जा रहे हैं, तो ये उनकी संगठन क्षमता को लेकर बीजेपी उन पर विश्वास कर रही है, या उनके ब्राह्मण होने के कारण है, या दोनों वजह होंगी? क्या आपको लगता है? मुझे लग रहा है कि बीजेपी ने उसको यूज़ तो उनको सिर्फ इसलिए शुरू में किया था, जो बना होगा बीजेपी को, जितना मैं समझता हूँ, और विष्णुदत्त शर्मा को यूज सिर्फ इसलिए कहा होगा कि एक सक्सेसफुल पार्टी की रणनीति बनाने वाले राज्य का प्रदेश अध्यक्ष, कि जहां सक्सेसफुल पिछले 2 दशक से बीजेपी राज कर रही है, उसका वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष कोई भी XYZ कोई भी हो सकता है उसको। लेकिन जब VD शर्मा का परफॉर्मेंस वहां देखा तो बीजेपी ने खुद अपनी स्ट्रेटेजी को कन्वर्ट कर दिया जी। अब बीजेपी 2 मुद्दों पे काम कर रही, एक तो कि एक शुभंकर के रूप में उनको प्रेजेंट किया जा रहा है कि जिस मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव में बीजेपी की सत्ता में वापसी की कल्पना नहीं की जा रही थी, अच्छे दिग्गज, अच्छे विश्लेषक, अच्छे राजनीतिज्ञ बार बार दावा कर रहे थे कि बीजेपी गई, और खुद बीजेपी के अंदर खाने में चिंता का विषय था। वहाँ VD शर्मा अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक कॉन्फिडेंट थे। आशा तो छोड़िए, अति विश्वास जिसे कह सकते वो तक थे कि नहीं होगा। और मुझे वही बात लग रही कि उन्होंने तमाम बड़े फैसले लिए, कड़े फैसले लिए। अब देखिए कि अपने कार्यकाल में उन्होंने दिग्गज नेताओं को हाशिए पर कर दिया। जहाँ इनडिसिप्लिन हुआ, जबरन नहीं, इनडिसिप्लिन जहाँ हुआ वहाँ बड़े बड़े लोगों को हाशिए पर कर दिया, और चुनी बोली उन्होंने नए लड़कों को, जिनको मतलब लड़के कह सकते हैं, जिनको उन पर भरोसा जताया, किसी को जिला अध्यक्ष, किसी को प्रदेश महासचिव, किसी को जनरल सेक्रेटरी बना कर लोगों ने तमाम टिप्पणियाँ की, ऐसे संगठन नहीं चलता।
लेकिन उनकी कुशल संगठन क्षमता ने दिखा दिया कि संगठन तो ऐसे ही चलता है। तो यूपी में क्या उनका इसलिए उपयोग यूपी में होगा? यह मैसेज दिया जा रहा है कि वो व्यक्ति जो इसे कह सके क्रांतिकारी नायक बीजेपी का एक नए फेस के रूप में उनको प्रेजेंट किया जा रहा है, क्रांतिकारी नायक के रूप में। और यंग जनरेशन जो है वो वहाँ के जो मतदाता हैं वो जानना चाहता है, समझना चाहता है, देखना चाहता है कि वो व्यक्ति जो मुरैना का रहने वाला, खजुराहो से चुनाव लड़ता है, लाखों वोटों से जीत जाता है, जो बड़े नेताओं को नमस्ते भी नहीं करता, कई बार अगर इनडिसिप्लिन कर रहे हैं तो, और दबंग डिसीजन लेता है, उसके बाद भी वो पार्टी को सत्ता में वापस ला रहा है। तो ये जो जादू वी.डी. है, शर्मा जी की एक जो खासियत जो आपने देखा होगा, कर्नाटक के चुनाव में भी ये प्रचार करने गए थे जब वहाँ पर विधानसभा चुनाव हुआ था, तो वो ये जो आप क्या समझते हैं जो डोर टू डोर कैंपेन होता है या कमरा बंद बैठकें होती है, उसमें क्या एक कुशल संगठक की भूमिका ज़्यादा महत्व हो जाती है बनिस्बत जो है भीड़ की जो है सभा से? दोनों का इम्पैक्ट क्या रहता है? देखिए पॉलिटिकल आप समझिए कि कांग्रेस बीजेपी या बाकी दलों की पॉलिटिकल स्टाइल समझिए, क्योंकि आपने कई बार हो सकता है देखा हो बीजेपी की कमराबंद बैठकें जब होती हैं तो वो संघ के डिसिप्लिन के आधार पर होती हैं। बाकी पार्टियों में तू तड़ाक आरोप प्रत्यारोप होता है। बीजेपी में एक नई चीज़ है कि जो आरोप प्रत्यारोप हम लोग बाहर देखते हैं ना, वो अंदर जब इलेक्शन बैठकें जो होती हैं, मैंने बहुत सारी बैठकें देखी हैं और बड़े नेताओं को नरेश जौहरी साहब, कप्तान सिंह सोलंकी साहब, सरदार आंग्रे जी, ये बड़े बड़े नेताओं, रामहित गुप्ता जी, इधर आप चले जाए रामोजी गुप्ता जी, इन तो बड़े नेताओं के साथ सेजवलकर जी, आप भोपाल में चले जाइए तो भोपाल में नानाजी गुप्ता, इन बड़े नेताओं के मेटकों को मैंने देखा है। कुशावा के साथ जी के प्रभात झा अध्यक्ष थे, तब से लेकर कुशावा हाउस से लेकर प्रभात झा तक और नरेंद्र सिंह तोमर तक, इनकी जब अंदर बैठ के होती हैं तो बड़ी डिसिप्लिन होती हैं। और उस डिसिप्लिन में अगर मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, पहले तो अध्यक्ष सुनता है, लेकिन वी.डी. शर्मा की जो क्वालिटी है कि उस डिसिप्लिन जो परंपरागत है पार्टी का उसको बनाए रखते हैं। उसको बनाए रखने के साथ साथ वी.डी. शर्मा मैसेज देने में कामयाब हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि अपना व्यक्ति, हमारे साथ खड़ा हुआ व्यक्ति, हमारा नेता, वो हमको मैसेज दे रहा है। तो इसलिए वी.डी. शर्मा को वहाँ ये सफलता मिल रही होगी जिस तरह से वो बोलते हैं, जिस आक्रामक अंदाज में बोलते हैं, जिस मतलब ब्राह्मण से ज्यादा उनकी जो कुशल संगठन क्षमता है, हाँ, उस पर जो है पर बीजेपी ज्यादा भरोसा करती है और उस पर वो उसी पे खरे उतर रहे हैं। उसी पे खरे उतर। चलिए, हमने दो बड़े नेताओं की मध्य प्रदेश की बात कर ली। अब नरोत्तम मिश्रा, एक और बड़ा चेहरा जो पिछले कई चुनाव से यूपी में कुछ सीटों पर लगातार जो है बीजेपी के लिए काम करते रहे, और एक और नाम जो अब बीच में निकल के आ रहा है राजेंद्र शुक्ला का भी। राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम है मध्य प्रदेश में, और वो इस वक्त रायबरेली में जो है उनकी चुनाव ड्यूटी लगाई गई है। और इन सब के बाद एक और सबसे बड़ा जो चेहरा जो शिवराज सिंह चौहान का लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको भी बीजेपी अब जो है अन्य दिल्ली में भी प्रचार करके आया, यूपी में प्रचार कर रहे हैं। तो ये बीजेपी की स्ट्रेटजी पर तो ठीक है, बीजेपी तो अपने हर उस नेता का उपयोग करती है जो हर कार्यकर्ता को काम, और हर काम के लिए कार्यकर्ता जो थीम है उसका उपयोग करती है। कांग्रेस कहाँ इसमें वो रह जाती है? देखिए कांग्रेस में क्या होता है कि कांग्रेस में पार्टी के नेता कम हैं, नेताओं के नेता बहुत हैं पार्टी में। आज भी आप अगर थोड़ा सा एनालिसिस करें तो दिखता है कि ये कमलनाथ का व्यक्ति है, ये ऊपर चले जाए तो भी कि ये खड़गे का व्यक्ति है, ये सोनिया जी की गुड बुक में है, ये प्रियंका जी की गुड बुक में है। तो वहाँ गुड बुक के आधार पर फैसला लेता है, और जब गुड बुक के आधार पर फैसले होते हैं तो पार्टी को पॉलिटिकल सफलताएं कम मिला करती हैं, और ये बीजेपी इस मामले में बहुत आगे चल रही है। नरोत्तम मिश्रा, राजेंद्र शुक्ला और शिवराज सिंह चौहान, ये तीन नेता भी लगेंगे। तो शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से जो है मैदान में होंगे, चुनावी सभाओं ले रहेंगे और नुक्कड़ रैली वगैरह सब करेंगे। देखिए तो इसका आप चूँकि हमारे लिए कई होता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर, शिवराज जी हमारे मुख्यमंत्री रहे, बड़े नेता, हम लोगों को कहीं भी पकड़ लेते, कैसी बात कर लेते, लेकिन जब बाहर निकलते इस औरा से तब लोगों को लगता है कि एक व्यक्ति जो 15 साल तक सरकार चला सकता है, एक ऐसा व्यक्ति जो बड़े फिजिकली देखें तो बड़े वो प्रभावी नहीं हो सकते, लेकिन जब बोलते हैं तो बड़े अंदाज में बोलते हैं। तो बीजेपी उनकी उस रणनीति कुछ कर रही है। आप देखिए कि उनकी वो जहाँ जाते हैं शिवराज सिंह चौहान, उन सभाओं में शुरू में भले भीड़ ना हो, लेकिन धीरे धीरे अगली सभाओं में भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात शिवराज जी की, जो चूँकि उनके साथ मैंने बहुत सारे टूर किए हैं, बहुत सारी सभाएँ उनकी कवर की हैं, साथ में चले, वो हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में भी उस मुद्दे बात ही नहीं करते जी। साथ में जो टीम जा रही है उस मुद्दे बात नहीं करते, अलग मुद्दे बात करते, लेकिन वहाँ पहुँचते ही वो लोकल मुद्दों को टच कर लेते हैं, और निश्चित रूप से भीड़ को प्रभावित करने में उनमें वो कुछ न कुछ ईश्वर प्रदत्ता उनके पास है। मैं आखिरी सवाल के साथ इसको चर्चा को विराम दूंगा। मेन बात मैं फिर वही समझना चाहता हूं कि यदि एक भीड़ जुटाऊ नेता है जो सभा लेता है, भाषण देता है, लोग उस पर सुनते हैं, और दूसरा जो है संगठन क्षमता, आप इसको अगर चुनाव प्रचार में देखें और अन्य राज्यों में जाकर देखें भाजपा नेताओं, तो इसको कितना वेटेज
किसको कितना वेटेज देंगे? क्या भीड़ जुटाऊ नेता ज्यादा वोट ले पाता है या संगठन क्षमता वाला नेता जो है ज्यादा? मुझे लग रहा है कि संगठन क्षमता वाला नेता ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भीड़ जुटती है, सुनती है, ताली बजाती है, सुन के चली जाती है। लेकिन संगठन क्षमता है तो वो जो कार्यकर्ता को मैसेज, अगर कार्यकर्ता को अपने बूस्टअप कर दिया, हिंदुस्तान के किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे व्यक्ति बहुत कम हैं जो जैसे बी डी शर्मा जैसे जो कार्यकर्ता को बूस्टअप करते हैं। अगर कार्यकर्ता को बूस्टअप कर दिया तो बाकी काम तो कार्यकर्ता अपने आप कर लेता है, उसकी जरूरत फिर आपको नहीं पड़ती है। तो हमने 24 की चौसर में आज समझा कि मध्य प्रदेश के जो नेता अन्य राज्यों में प्रचार करने जा रहे हैं उनकी काबिलियत और किस विश्वास के साथ भाजपा उन पर भरोसा कर रही है, और सबसे महत्वपूर्ण हमने उस चीज़ को समझा कि संगठन क्षमता और भीड़ जुटाऊ नेता दोनों में से कौन ज़्यादा कारगर साबित होता है। अजय जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।